नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं IPS संपत उपाध्याय जी, DCP जोन 2 इंदौर से हैं। जोन 2 इंदौर के DCP संपत उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। संपत जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संपत जी, जिस प्रकार से प्रदेश में जो प्रणालियां काम कर रही हैं, एक कमिश्नर प्रणाली है और एक सामान्य पुलिस प्रणाली है। चूंकि आपने दोनों प्रणालियों में हैं, आप बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दोनों प्रणालियों में अब काम किया होगा, क्योंकि भोपाल और इंदौर में ही कमिश्नर प्रणाली है मध्य प्रदेश में। क्या मूलभूत अंतर पाते हैं आप पुलिसिंग में? कमिश्नरेट प्रणाली जो मेट्रो शहर होते हैं उनकी एक ज़रूरत होती है और देश भर में जहाँ जहाँ शहरों की आबादी बढ़ती है वहाँ क्रमशः कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाती है। इस प्रणाली में कई सारे IPC CRPC की धाराएं हैं, अन्य कानून हैं जिनमें शक्तियाँ मजिस्ट्रेट के पास सामान्यतः होती हैं, उनको पुलिस अधिकारियों को सौंपी जाती हैं। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों की संख्या भी बढ़ती है और अलग अलग कामों के लिए स्पेशलाइज सीनियर अधिकारी और विंग खड़ी की जाती है। तो पूरी इस प्रणाली का उद्देश्य होता है कि जो भी महानगर है अपना, जो उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जो क्राइम का पैटर्न बढ़ रहा है, तो उसको एक सतत, सुचारू और त्वरित काम करने वाली पुलिस दी जाए, जो वहाँ की न केवल शांति व्यवस्था बना के रखे बल्कि जो कॉम्प्लेक्स किस्म के अपराध होते हैं उनका भी डिटेक्शन समय से जल्दी कर पाए। और सभी प्रणाली के जो जड़ में होता है, आखिरी उद्देश्य होता है कि एक जनता को बेहतर पुलिसिंग दी जाए और इसके लिए एक ज़रूरत थी और शासन ने एक कदम उठाया है और ये प्रणाली इंदौर और भोपाल में लागू की गई है और यहाँ पर ये दिसंबर महीने से काम कर रही है। जैसा आपने कहा कि दिसंबर से काम कर रही है, तो लगभग अब 8 माह कंप्लीट हो चुके हैं। इन महीनों का कमिश्नर प्रणाली के तत्वाधान में अगर इनका एक आकलन किया जाए तो आपको क्या लगता है कितना बेहतर साबित हुई है और पुलिसिंग को कितना इससे बल मिला है बड़े महानगरों के लिहाज से? निश्चय ही काफ़ी इससे बल मिला है और पुलिस के जो अधिकारी हैं या जो विंग्स खड़ी हुई हैं, धीरे धीरे वो अपना काम शुरू कर रही हैं और उन्होंने किया भी है, जिसकी वजह से महानगरों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं काफ़ी कम हुई हैं और जो भी घटनाएं होती हैं कई सारी उसमें त्वरित निराकरण होता है। इसके साथ साथ बाउंड ओवर की कार्रवाइयाँ काफ़ी प्रभावी ढंग से ACP स्तर पे या DCP स्तर पे की जा रही हैं, जिसका भी जो सक्रिय रहने वाले गुंडे हैं, बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, उन पर नियंत्रण पर असर पड़ा है और निश्चय ही एक सकारात्मक ढंग से प्रणाली आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे ये पुरानी होगी, व्यवस्थाएं स्थापित होती जाएंगी। कोई भी व्यवस्था जब शुरू होती है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, आपको भवन चाहिए, स्टाफ चाहिए, बाकी अन्य संसाधन चाहिए। इसके अलावा ग्राउंड पे भी आपको टीमें बढ़ानी होती हैं। ग्राउंड पे भी जो जिलों का ग्राउंड पे काम करने वाला पुलिस बल है उसकी संख्या भी नहीं बढ़ी है, तो वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अब तक जो कार्य है वो संतोषजनक से कहीं ज़्यादा है और सभी लोग जी जान से बेहतर काम कर रहे हैं और जनता को एक बेहतर पुलिसिंग मिली है। जी, इंदौर चूंकि प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है और अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा बात करें तो इंदौर ही मध्य प्रदेश की एक ऐसी पहचान है जो देश भर में, जिसने अपनी एक इमेज बनाई है स्वच्छता के मामले में और अपने तमाम स्वादिष्ट खान पान के मामले में बहुत खुशनुमा शहर के तौर पर, बहुत जीवंत शहर के तौर पर इंदौर की पहचान है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है किसी भी शहर के विकास में और उसकी खूबसूरती में। इतना भी खूबसूरत शहर और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो फिर बाकी सारी जो पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं, सब अधूरे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इंदौर में जिस प्रकार से अपराधों के जो आंकड़े हैं NCRB के, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे?
जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी नियंत्रित है। किसी भी प्रदेश या शहर के विकास के लिए शांति व्यवस्था होना ये एक प्राथमिक शर्त है। अगर किसी भी स्थान पे शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तो उसका विकास नहीं हो सकता। कोई भी बाहर का इन्वेस्टर, व्यवसायी, व्यापार वहाँ नहीं करेगा, वहाँ से पलायन कर जाएगा। तो निश्चय ही मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, इंदौर का विकास हो रहा है, तो कहीं न कहीं इस विकास की नींव की जो ईंट है वो पुलिस व्यवस्था है और यहाँ की शांति व्यवस्था है, जो लगातार सुधर रही है और अच्छी है। रही बात एनसीआरबी के आंकड़े की, तो आंकड़े जो आते हैं हमारे यहाँ, जो अपराध वगैरह दर्ज होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके लिहाज से आते हैं। कई सारे आंकड़े वास्तविकता को रिफ्लेक्ट नहीं करते। उदाहरण के तौर पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार कोई भी नाबालिग बच्चा, बालक बालिका अगर कहीं गुम होता है तो उसके संबंध में अपहरण की एफआईआर होती है। अब आंकड़े में आप पढ़ेंगे तो ये दिखेगा कि अपहरण हो रहा है, प्रतिदिन 2, 4, 6 अपहरण हो रहे हैं। आज भी इंदौर में जैसे देखा जाए तो 3 से 4 मामले ऐसे हैं पूरे शहर में। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा ये अपहरण जैसी चीज़ ज़्यादातर मामलों में नहीं होती। बच्चे कहीं चले गए होते हैं, गुम हो गए होते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में ज़्यादातर बच्चे मिल जाते हैं। कुछ बच्चों में समय भी लगता है। तो अगर कोई सिर्फ आंकड़ा देखेगा तो उसको सही पिक्चर का आइडिया नहीं हो पाएगा। ऐसे ही धारा 376 जो बलात्कार के मामले होते हैं उसमें भी काफ़ी संख्या में दिखती है, लेकिन ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाने टाइप की बात उसमें होती है, जो कि कहीं न कहीं ये उस पर्सपेक्टिव से नहीं होती जो आप आंकड़े देखने में आपको दिखता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो थानों में कोई फरियादी आता है और कोई भी घटना बताता है तो उस पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की जाती है। तो अगर किसी घटना की रिपोर्ट दर्ज हो गई तो निश्चय ही वो एनसीआरबी के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होगा, भले ही बाद में उसमें समझौता हो जाए या फिर कोई आगे का परिणति और कुछ स्थिति में हो। तो इसलिए आंकड़े निश्चय ही हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता, वो चीज़ें सामने हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश को जानते हैं, समझते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमारे और आप जैसे लोग, वो सभी जानते हैं कि जो आंकड़ों में दिखा रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कानून और व्यवस्था की, अपराध की स्थिति मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल, हर जगहों पर है। जी, जैसे ये एक चूंकि महिला अपराधों को लेकर पुलिस बहुत संवेदनशील है, प्रशासन बहुत संवेदनशील है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखने में आया एक अभूतपूर्व वृद्धि हुई है अपराध, जो महिला अपराधों के मामले हैं उनमें। और फिर जब उनकी पतारसी हुई है, अगर उनके कन्विक्शन पर जाएं तो करीब करीब आधे मामले जो है वो वहाँ दम तोड़ देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मामला, जैसे जब कोई अगर गलत अपराध दर्ज कराता है तो पुलिस को खुद भी पार्टी बनकर, अगर वो ऐसी पतारसी में आता है कि कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई उसके पीछे उसका कोई गलत इरादा है, अन्यथा ये समाज में एक बड़ी विकृति के रूप में जन्म ले लेगा। जी बिल्कुल, महिला अपराध को लेके मध्य प्रदेश पुलिस काफ़ी सेंसिटिव है और सभी लोग काफ़ी संवेदनशील हैं। इसी संवेदनशीलता के तहत कोई भी अगर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो उसको बेझिझक तत्काल दर्ज कर ली जाती है और जैसी घटना फरियादिया बता रही होती है वैसी दर्ज कर ली जाती है। अब जैसा पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको कोट किया कि जो बलात्कार टाइप के मामले हैं उसमें काफ़ी मामले ऐसे होते हैं कि शादी का झांसा देके संबंध बनाना। देखने में तो ये घटना काफ़ी बड़ी धाराओं में दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये कई बार प्रेम प्रसंग का मामला होता है और जब मामला ये ट्रायल पर जाता है तो हमारी जो फरियादिया होती है वो उस बात पर पलट जाती है, उस ढंग से चीज़ें नहीं बताती या माननीय न्यायपालिका उसको उस ढंग से नहीं लेती कि ऐसा मामला है। रही बात पुलिस की तरफ से मामले को फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई करने की, तो जिस मामलों में क्लियर कट खारिजी होती है, जिसमें गलत पाया जाता है, उसमें हमारे पास कानून में प्रावधान है जिनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। लेकिन कई सारे मामले ऐसे हैं जिनमें आप सीधा कह नहीं सकते कि नहीं ये धारा गलत है। कोई अगर महिला छेड़छाड़ की रिपोर्ट कर रही है, अमुक समय पर अमुक स्थान पर किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, तो कोई भी साइंटिफिक विधि गवाह ऐसा नहीं है जिससे हम उसको ब्लाइंडली कह सकें नहीं ये घटना झूठी है।
अगर कहीं कोई पर्सपेक्टिव आता है, जैसा आप ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं और चीज़ें आती हैं, तो कुछ मामलों में निश्चय ही वो होता है, लेकिन काफ़ी कम मामलों में पुलिस ऐसे करने की स्थिति में होती है। छेड़छाड़ के ही मामलों में एक और चीज़ कोट करना चाहूँगा, ये अपने इंदौर के ही जितने मामले हमारे दर्ज हुए हैं उन सभी मामलों का हमने एक एनालिसिस कराया था। एनालिसिस में हमने पाया कि ज़्यादातर जो मामले हैं छेड़छाड़ के अपने परिचित पड़ोसी घर के लोगों के विरुद्ध बालिकाओं महिलाओं द्वारा दर्ज कराए गए हैं। ऐसे बहुत ही कम मामले हैं, करीब जो रेफरेंस अवधि हमारे इंदौर की थी 2 से 3%, जिसमें किसी अनजान व्यक्ति ने रोड पे किसी महिला या बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना की हो। तो इन घटनाओं में भी जो भी महिला संबंधी अपराध की हैं, हम सिर्फ एक आंकड़ा उठा के जनरलाइज नहीं कर सकते और अलग अलग परिस्थितियों में मामले दर्ज होते हैं और निश्चय ही भले ही आंकड़े इसमें बढ़े, लेकिन मेरा भी मानना है कि कोई भी रिपोर्ट अगर महिला फरियादी के द्वारा आती है, भले बाद में वो झूठी साबित हो जाए या माननीय न्यायपालिका के द्वारा इसमें कन्विक्शन न हो, लेकिन हमें दर्ज करके उसमें आगे की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। अगर हम डिस्कशन कर देंगे कि नहीं किसी मामले में दर्ज करना है, किसी मामले में नहीं दर्ज करना है, तो फिर आगे समस्याएं और बढ़ेंगी। तो इसलिए जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें आंकड़े आपको बढ़े हुए जरूर दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड पे हमारी किसी भी बच्ची महिला को घर से निकलने में भय महसूस नहीं होता। यहाँ इंदौर में रात को 3 बजे तक 2 बजे तक लोग सराफा आते जाते हैं, अकेले स्कूटी पे आते जाते हैं। किसी से बात करके बीच बीच में हम लोगों ने पूछा भी कि आप लोग इतने रात को निकल रहे हैं, आपको नहीं लगा कि रात में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो किसी को यहाँ डर भय जैसी कोई बात नहीं है। अपने 12 बजे तक पब बार का भी यहाँ कल्चर है, जो नियत समय है उनका खुलने का, उसके समय तक भी लोग आते घूमते फिरते रहते हैं। तो निश्चय ही ग्राउंड पे स्थिति काफ़ी ही सुरक्षित सिक्योर है और आंकड़ों में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो सराफा है और राजबाड़ा है, ये जो बाजार हैं वो रात भर खुले रहते हैं। अभी इंदौर में ऐसा भी प्रस्ताव चल रहा है कि जहां जो BRTS की लेन है, जहां सिटी बसेस चलती हैं, उनके आजू बाजू के 100 मीटर के जो अगर कमर्शियल जो एरिया हैं उनको उनमें कॉमर्शियल गतिविधि चालू रखने की मतलब इंदौर में ये एक नया हुआ है कि जो राजवाड़ा और सराफा के बाद अब आप एक नई तरफ प्रशासन सोच रहे हैं। इस विषय में मीटिंग भी हो चुकी है कि जहां भी BRTS बसेस चलती हैं और जो BRTS कॉरिडोर हैं उसके आजू बाजू 100 मीटर की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की, व्यावसायिक गतिविधियों की, बाजार खोलने की अनुमति देने की बात चल रही है। तो एक प्रेशर तो पुलिस पर आएगा, क्या कहेंगे? निश्चय ही लोगों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस का होता है और जो हमारा पुलिस का बल है, अमला है, ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेंड है। दिन में ही हमारे जो बीट के लोग रहते हैं उनकी वो पूर्ति करने में काफ़ी समस्या होती है। रात के हमारे जो गश्त पॉइंट है, बड़ा ही उनको जो पॉइंट है उनको निकालना पड़ता है, अवकाश की भी दिक्कत रहती है। लेकिन अगर शासन की नीति है व्यवसाय बढ़ाने के लिए, आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए, तो निश्चय ही पुलिस भी इसमें सहयोग करेगी और अपना पूरा काम करेगी। साथ ही साथ जो प्रतिष्ठान है जो रात भर खोलना चाहते हैं उनके लिए भी एक डिटेल गाइडलाइन पर चर्चा हो रही है, जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था है, कैमरे की व्यवस्था है या अन्य भी सुरक्षा के हिसाब से जो जो चीज़ें रखनी जानी है, तो एक डिटेल गाइडलाइन जारी होगी जिसमें उनका भी सहयोग रहेगा। वैसे भी पुलिस का जो महानगर में व्यवस्था होती है, एक एक्सटेंसिव गश्त की व्यवस्था होती है। एक एडिशनल SP रैंक के अधिकारी रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के प्रभारी होते हैं। उनके साथ 2 से 3 DSP लोगों की अलग से टीम होती है और करीब 8 से 10 थाना प्रभारी रैंक के अधिकारी गश्त में होते हैं और हर थाने से 3 से 5 पॉइंट निकलते हैं। तो इस लिहाज से हमारा पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है। अब चूँकि एक पर्टिकुलर जोन में खास तौर पे जो BRTS और जहाँ IT का काम होता है वहाँ के लिए प्रस्ताव है, तो उनके लिए एक अलग से भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि कोई भी आपराधिक घटना न हो, लोग सुरक्षित रहें। जिस प्रकार से जो सुरक्षा के कुछ मापदंड हैं जो पुलिस को बहुत सहूलियत देते हैं, जैसे CCTV एक ऐसा है कि CCTV जहां इंस्टॉल रहते हैं वहां अपराधों की रोकथाम और अपराधों की पतारसी दोनों ही मामलों में उनसे बहुत मदद मिलती है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, और चूंकि मानवीय है, मशीनी पहलू तो बहुत एरर फ्री होता है जब तक उसमें एरर नहीं आता, लेकिन मानवीय पहलू पर बहुत चिंतन मंथन करने की आवश्यकता होती है। निजी सुरक्षा अब लोग
प्रचलन में है और लोग अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, घरों में निजी सुरक्षा लेते हैं। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो, कानून तो हैं देश में, लेकिन उनका अनुपालन एक अलग विषय है। तो वो निजी सुरक्षा एजेंसियां जो शहर में काम कर रही हैं उनमें थोड़ा दक्ष और कुशल लोग हों। कई बार ऐसा होता है कि अधिकतर सुरक्षा व्यवस्था में कई बार ऐसा सामने आया है कि जो लोग हैं वो उनकी लापरवाही से या उनकी मिलीभगत से अपराध हुए हैं। तो अब चूंकि जब रात में चलेगा तो निश्चित रूप से प्राइवेट सिक्योरिटी का और वहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, तो उसको लेके कुछ सोचा है कि इन एजेंसीज के साथ बात करेंगे, या वो जो व्यावसायिक उपक्रम हैं जो उसको संचालित करने वाले लोग हैं उनको समझाइश देंगे कि जब आप निजी सुरक्षा लें तो हमें सूचित करें या उपरोक्त प्रकार की एजेंसी से लें। निजी सुरक्षा एक बड़ा बढ़ता हुआ सेक्टर है और इसका लॉ इन्फोर्समेंट से कोऑर्डिनेशन होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सामान्यतः दो सेक्टर हैं। एक तो ऑर्गेनाइज्ड जो कंपनियां हैं जो सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं, जहां बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि हैं, वो लोग वहां से लोगों को हायर करते हैं और वो काम करती हैं, वो अनुमति भी लेती हैं और सबके कानूनी प्रक्रिया के रडार में भी रहती हैं। वहाँ कई सारी कमियां भी रिफ्लेक्ट होती हैं, समय समय पर उनको बताया भी जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। इसमें हालांकि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है और भी कई सारे जो नए चीज़ें डेवलप हो रही हैं उनको शामिल किए जाने की आवश्यकता है। तो वो कानून का विषय है, आगे आने वाले समय में जैसा भी कानून बनेगा उस हिसाब से किया जाएगा। दूसरा इसका सेक्टर है जो लोग प्राइवेट गार्ड हायर करते हैं। कोई भी व्यक्ति गांव से बुलाया या उसको कहीं से भी बुलाया और उसको अपना गार्ड रख लिया, तो वो कई बार चीज़ें दुखद साबित होती हैं। कई बार उनकी मिलीभगत हो जाती है चोरी में या घटनाओं में। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा और इंदौर पुलिस द्वारा बहुत ही एक्सटेंसिव अभियान चलाया गया था किराएदारों के सत्यापन के संबंध में। और अभी भी लगातार सभी को बताया जाता है कि आप अपने घर में नौकर रखें, गार्ड रखें, किसी को भी रखें तो उसका सत्यापन जरूर कराएं। सत्यापन से व्यक्ति भविष्य में क्या करेगा ये तो नहीं पता चलता, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड आपराधिक तो नहीं है ये पता चल जाता है। जो जानकारियाँ उसने बताई हैं वो सही हैं कि नहीं है, अपना नाम पता जो उसने बताया है सही है कि नहीं, ये पता चल जाता है। तो ये दोनों फ्रंट पे काम चल रहा है और निश्चय ही जो आपने बात उठाई है ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसमें आगे काफ़ी काम किए जाने की आवश्यकता है। अब सर एक और नई चीज का जमाना है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और इंटेलिजेंस शब्द जैसे ही जुड़ता है तो बौद्धिकता की तरफ कम जाता है, जासूसी और खोजबीन की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंदौर पुलिस चूंकि नवाचार करने में हमेशा आगे रही है, कोई ऐसा नवाचार जो आपको लगता हो जिसने पुलिस के सिस्टम को मजबूत बनाया हो या पुलिस को जनता से जोड़ने में बड़ी कारगर भूमिका निभाई? इंदौर पुलिस नवाचार करती रहती है। अभी इसमें एक नया चीज़ जिस पर हम लोग का काम चल रहा है कि पुलिस में काफ़ी फिंगरप्रिंट के आंकड़े हमारे पास होते हैं। जो व्यक्ति अलग अलग समय पे गिरफ्तार किए गए होते हैं, बाद में वो जमानत पे छूट जाते हैं या अन्य जगह चले जाते हैं। कई बार चोरियों के स्थानों से या घटना स्थल से कुछ फिंगरप्रिंट लिफ्ट होते हैं, तो उनको हमको मैच कराने के लिए भेजना पड़ता है, लैब में वहाँ से होती है। इस पूरे डाटाबेस को हम एक ऐप में लाना चाह रहे हैं जिसको हम कहीं भी कभी भी संदेही का चेक कर सके फिंगरप्रिंट। ये एक अपना पायलट के रूप में सक्सेस हुआ है, इसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जनता से जुड़ने के लिए यहाँ पर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सीएम हेल्पलाइन का प्लेटफॉर्म है, या अधिकारियों के यहाँ जो चूँकि कमिश्नरेट में अधिकारियों की संख्या बढ़ी है, वहाँ जनता से जो भी शिकायतें बातें आती हैं उन पर कार्रवाई होती है। तो अलग अलग तरीक़ों से सभी लोग उपलब्ध हैं जनता के कार्य के लिए और वो किया जा रहा है। सर एक नया, अब नया तो नहीं कहेंगे, अब तो बहुत ही कॉमन होता चला जा रहा है, लेकिन उसकी संख्या बहुत बढ़ रही है क्योंकि यूजर्स बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर ट्रांजैक्शन अब ऑनलाइन होने लगे हैं, तमाम सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं। तो लोगों की मजबूरी हो गई है कि इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग को इस्तेमाल करना, और ठगी का बहुत शिकार हो रहे हैं लोग। अब इसमें तो जो है क्राइम करने वाले की एक तो लोकेशन का पता नहीं रहता, उसकी स्थिति परिस्थिति का पता नहीं रहता, वाइट कॉलर क्राइम है। और ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग, ये सब भी अब चालू हो गया है, काफ़ी लोग इसमें उलझ जाते हैं। तो सावधानी तो बचाव है ही, लेकिन अगर क्राइम हो रहा है उसके बाद
इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए इंदौर का जो पुलिस बल है वो कितना सक्षम है सर? ये काफ़ी एक बड़ा दायरा है जिसमें पूरे देश भर की एजेंसियां और दूसरे देशों की भी एजेंसियां संलिप्त रहती हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उस पुलिस में थाना प्रभारी का जो क्षेत्र होता है, एक अपना एरिया होता है, उस एरिया में थाने का अधिकारिता होता है। उस थाने के मजिस्ट्रेट साहब होते हैं जो उस एरिया में होने वाले अपराधों का सुनते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनका दायरा काफ़ी बड़ा होता है। जो आरोपी है वो कहीं और बैठा होता है, हो सकता है देश में हो, बाहर हो। जब हम इसका बैक ट्रेस करते हैं तो कई बार सर्वर विदेशों में मिल जाते हैं। विदेशों में जब सर्वर की जानकारी लेने की बात आती है तो वहाँ से उतना सहयोग नहीं मिलता। इसलिए एक बड़ी लिमिटेशन है और चाह के भी पिछले कई सालों से इस पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पा रहा। इसीलिए अलग अलग समय पर एजेंसियाँ और हम लोग भी लोगों को अवेयरनेस के लिए काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि एक बार अपराध हो गया तो उसके बाद पैसा रिकवर करना, आरोपी को पकड़ पाना कई मामलों में कठिन होता है। सभी में तो नहीं, कई मामलों में जहां आरोपी देश की सीमाओं के अंदर हो वहां तो फिर भी पकड़ लिया जाता है। तो इसमें अभी लिमिटेशन है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा इसमें कानून वगैरह भी बनाए जा रहे हैं कि कौन डाटा ले सकता है, कितना ले सकता है। तो समय के साथ जैसे जैसे कानून और चीज़ें बनती जाएंगी, दूसरे देशों से समझौता होते जाएंगे। सर्वर वगैरह के लिए भी भारत सरकार द्वारा इसमें कदम उठाए जा रहे हैं कि अपने देश में रखे जाएँ, जानकारियाँ रखी जाएँ। तो धीरे धीरे ये राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे कदम उठाए जाएंगे, कुछ प्रदेश स्तर से उठेंगे। बाकी अपने तरफ से जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें अपना हम लोग शिकायत लेते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी देश के अंदर होती है तो उसमें कार्रवाई की जाती है, अगर बाहर की होती है तो उसके लिए भी हम लोग पत्राचार करते हैं संबंधित एजेंसी को। साथ ही साथ जो बैंक के लोग हैं उनको भी हम लोगों ने इस मुहिम में शामिल किया है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन बैंक से ही होते हैं। इंदौर में बैंक वालों के साथ हमारा काफ़ी 2-3 बड़ी बैठकें हुई हैं और अच्छा रिस्पांस मिला है और लोगों को भी हम लोग अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे आने वाले समय में संभवतः हम इसमें और ज़्यादा नियंत्रण कर पाएँ। जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा मैंने आपसे पूछा कि जैसा आपने कहा कि ये जो है सावधानी और जागरूकता इसका सबसे अच्छा उपाय है, और इसी क्रम में इंदौर ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे स्कैम और ये ऑनलाइन फ्रॉड ध्वस्त किए हैं, उनको ट्रेस किया है, पकड़ा है। अमेरिका की FBI हुई उस सिलसिले में इंदौर आई और इंदौर की पुलिस प्रशासन को अप्रिशिएट किया। तो ये जो है अब आज की तारीख में ये ऐसा क्राइम है जो अब पढ़े लिखे और दक्ष बिल्कुल प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। तो पुलिस की चुनौती ज़्यादा है उनसे निपटने के लिए, उसी क्षमता का, उसी कैपेसिटी का, उसी स्तर का पुलिस बल भी चाहिए। तो पुलिस में ऐसे लोग उपलब्ध हैं या आउटसोर्स करके सर ये सब चीज़ें ट्रेस होती हैं? अपने पुलिस में जो कई सारी चीज़ें रहती हैं जो जनरल टाइप की होती हैं, जिसमें जानकारी इकट्ठा करना है और चीज़ें हैं, तो उसमें करती है पुलिस अपने स्तर पर। इसके अलावा भारत सरकार की एक सर्टिन करके एजेंसी है, कुछ और भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जो स्पेशलाइज चीज़ों में मदद करती हैं। इसके अलावा कहीं तत्काल में कोई अपने को चीज़ समझनी होती है तो प्राइवेट एक्सपर्ट की भी राय ली जाती है। लेकिन अभी पुलिस बल के अंदर जो जिला पुलिस बल है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं है, यह बात सही है। लेकिन दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी मदद ली जाती है और उनसे इसमें सहयोग लिया जाता है। तो अमेरिका की एजेंसी का सर आना, अमेरिका के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था, एक ऑनलाइन कॉल सेंटर चलाना, तो मतलब ये आप हमें दुनिया भर में जाने जाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, FBI है, मूसाद है, और वो अगर आगे इंदौर पुलिस को बधाई दें तो निश्चित रूप से मतलब इच्छा शक्ति तो दिखती है। जिससे ही हमारा लगातार चर्चा अभी चल रही है साइबर फ्रॉड की। मैंने बताया कि कई सारे ठग होते हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे रहते हैं। हम जानकारी मांगते हैं तो संबंधित देशों से उनका सहयोग नहीं हो पाता। यहाँ उल्टा स्थिति थी, जो ठगे गए लोग थे वो अमेरिका के थे और जो ठगी हो रही थी वो ठगों ने इंदौर को बेस बना रखा था। तो जब वहाँ से जानकारी मांगी गई, चीज़ें सहयोग चाहिए गई, तो इंदौर पुलिस ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और उन आरोपियों को पकड़ा और जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो कार्रवाइयाँ लीगल की गई। इसलिए FBI ने इंदौर पुलिस की तारीफ़ की और वो किया।
लेकिन साथ साथ हमारी ये भी रिक्वेस्ट उनसे भी थी, बाकी एजेंसी से भी रहती है कि जब हमारा कोई मामला फंसता है तो उसमें भी अमेरिका की एजेंसी भी सहयोग करें, बाकी कंट्रीज़ की भी सहयोग करें। गूगल का, फेसबुक का, सबका सर्वर यहीं यूएस में ही है। आपको क्या लगता है कि फॉरेन के जब भी जो भी फ्रॉड इस टाइप के केस होते हैं, उनकी एक फ्रिक्वेंट डेस्टिनेशन क्या होती है फॉरेन में सर? जो एक मतलब अलग अलग कंट्री जहां उनका लॉ है, कई जगह लॉ उनको प्रोहिबिट करता है, कई अलग अलग देशों में वो होस्ट करते हैं। कुछ कंपनियां तो नॉर्मल बड़ी मल्टीनेशनल है, जैसे गूगल है या फिर फेसबुक है, इनसे हमको कुछ जानकारी चाहिए होता है, ट्विटर है, तो ये लोग कई मामलों में जानकारी देते हैं और ज़्यादातर मामलों में वो डिले करते हैं या नहीं देते हैं। उनके यहाँ जो संवेदनशीलता का स्तर होता है हमारे अपराधों को लेकर उतना नहीं होता। जब तक कोई 3-4 उनके हेड होते हैं, उनके में वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। पर्ल है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बाकी में उतना वो सहयोग नहीं करते। इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे वो सर्वर होस्ट करने का सुविधा देते हैं कम चार्ज पर, और उनका कानून भी ऐसा है कि वो देने के लिए दूसरों को जानकारी बाध्य नहीं है। तो जो गलत काम करने वाले लोग हैं ऐसे देशों को चिन्हित करते हैं और वहाँ पे अपना सर्वर होस्ट कराने का काम करते हैं। तो FBI वाले केस में जैसे भारत के आरोपी थे, तो यहाँ से सहयोग किया गया और उनको पकड़ा गया, कार्रवाई की गई। हमारी भी अपेक्षाएँ दूसरे देशों से रहती हैं, लेकिन उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना अपेक्षित रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो अपराध करने वाले लोग हैं वो बच निकलते हैं और सही समय पे सही ढंग से पकड़े नहीं जाते। सर, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न के जिस प्रकार से आपने कहा कि चूंकि अब ये दायरा जो है वो किसी दो प्रदेशों के बीच की नहीं है, ये तो मतलब देश की सीमाएं लांघ गया है, वर्ल्ड वाइड क्राइम हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कम्युनिकेशन की जरूरत है कहीं ना कहीं उन कंट्रीज में जिनमें ये इस प्रकार के अपराध ज्यादा हो रहे हैं? राजनयिक स्तर पर उनसे बातचीत करने की जरूरत है, एक समग्र मसौदा बनाकर भेजने की जरूरत है कि इस पर बात की जाए। निश्चय ही यह मुद्दा ऐसा है जिस पर सभी संवेदनशील हैं। केंद्र सरकार के स्तर से ज़्यादातर विदेशों से बातचीत होती है, या राष्ट्रीय स्तर के जो कानून होते हैं वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी विचार चल रहा है और वहाँ जो लोग इन चीज़ों को डील करते हैं उनके नॉलेज में सब चीज़ें लाई गई हैं। और लगातार भी अगर कोई सुझाव चाहे जाते हैं, समय समय पर सुझाव के लिए आता है वहाँ से पत्र, तो भी दिए जाते हैं। तो उस स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो कानूनी लिमिटेशन है कि अपराध कहाँ का हुआ, घटना स्थल कैसे है, उन सब चीज़ों के संबंध में भी लगातार सभी के संज्ञान में है और उम्मीद है कि आगे हमारे कुछ कानूनों में भी परिवर्तन होंगे और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा पूरा है उसमें भी कुछ चेंजेज होंगे जो इस चैलेंज को हैंडल कर सके और हम आरोपियों को जब जल्दी पकड़ पाएँ और पकड़े तो उनको अच्छी सजा दिला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इतना वक्त साझा करने के लिए और कमिश्नर प्रणाली के दौरान पुलिस सिस्टम पर बात करने के लिए। वैसे कहा गया है कि जहां सुमत तहां संपत नाना, मतलब जहां पीस होगी वहां प्रॉस्पेरिटी भी होगी। और वो इंदौर जोन के डीसीपी संपत उपाध्याय साहब जो है वो स्वयं इंदौर में कमिश्नर प्रणाली के तत्वाधान में बतौर डीसीपी अपराधों की रोकथाम के लिए, अपराधों के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। तो पुलिस निश्चित रूप से काम करती है, लेकिन समाज को भी आगे आना होगा और कुछ ऐसे क्राइम जो पुलिस की रीच से बाहर हैं उसमें जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी समझना होगा। और यह बिल्कुल ही हमें अपने जहन में बिठाना होगा कि पुलिस हमारे समाज का ही रिफ्लेक्शन है। जितना जागरूक समाज उतनी सक्रिय पुलिस। तो पुलिस के साथ एक बेहतर संवाद रहे समाज का, पुलिस को सहयोग रहे, पुलिस को समाज का अंग माना जाए, ये बेहद ज़रूरी है। तो आप IND 121 में देखिए संपत उपाध्याय जी से हमारी बातचीत और बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।